जय हिंद फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा जीकेयर में। फ्रेंड आइए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि भारत एवं यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो कैसे थे और किस वजह से यूरोप जैसे देशों को एक नए मार्ग की तलाश थी। तो इन सब चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे आखिर पुर्तगाल से कैसे विभिन्न प्रकार के व्यापारी समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में आए और उन्होंने कैसे किस जगह पर अपनी कॉलोनियाँ बसाएं। तो आज हम इस लेक्चर में इन्हीं सब चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन को लेकर जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूरोप जो देश है उसे क्यों भारत को खोजकर निकालना पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से यूरोप जैसे देशों को भारत की क्या थी, तलाश थी। तो मैंने 3 फैक्टर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया था कि यूरोप जैसे देशों में भारतीय वस्तुओं की मांग ज़्यादा थी। और वस्तुओं में देखा जाए तो मसालों की मांग क्या थी, यूरोप जैसे देशों में सबसे अधिक थी, क्योंकि वहाँ पर मांस को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की क्या होती है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरा कारण हमने ये डिस्कस किया था कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण होने की वजह से, जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया तो स्थल मार्ग के द्वारा जो व्यापारिक संबंध था वो धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जल मार्ग के द्वारा हिंद महासागर या अरब के नियंत्रण में जो व्यापार होता था, जब कुस्तुनतुनिया का उस्मानिया साम्राज्य पर नियंत्रण हुआ तो सारा व्यापारिक जो संबंध या व्यापार जो होने लगा वो किससे होने लगा, अरब जैसे देशों से होने लगा। तो जो अरब के निवासी थे वो भी ज़्यादा हस्तक्षेप उत्पन्न करने लगे, बहुत ज़्यादा कर वसूलने लगे, जिसकी वजह से वो भी व्यापार की दृष्टिकोण से धीरे धीरे वो मार्ग भी क्या हो गया, बंद हो गया। और तीसरा कारण हमने ये डिस्कस किया था कि यूरोप में पुनः जागरण, जब यूरोप में पुनः जागरण चल रहा था तो उस समय यूरोप जैसे देशों में विभिन्न प्रकार की तार्किक चीज़ों का क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, वैज्ञानिक सोचों का डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए यंत्रों एवं नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा था, जिसकी वजह से यूरोप एवं स्पेन जैसे जो देश थे उन्हें एक नए मार्ग की तलाश थी, जिसकी वजह से जो नए मार्ग की तलाश थी जिससे वो भारत को आसानी से खोजकर निकाल सकें। तो इन सब चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1453 में एक घटना घटी थी। तो 1453 में आपको बताया गया था कि क्या हुआ था, एक घटना 1453 में एक घटना घटी थी, जिसमें एक साम्राज्य था जो यूरोप है, यूरोप का पूर्वी वाला जो भाग जो था उसे बोला जाता था रोमन साम्राज्य, और जो पश्चिमी वाला भाग था उसे बोलते थे रोम, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में इटली की क्या है, राजधानी है। तो पूर्वी जो रोम साम्राज्य था उसमें एक साम्राज्य था बैजेंतिया साम्राज्य। तो 1453 में मैंने आपको बताया था कि एक साम्राज्य था पूर्वी वाले भाग में, तो उसे बोलते थे बैजेंतिया साम्राज्य। उसे क्या बोला जाता था, बैजेंतिया साम्राज्य। तो जो बैजेंतिया साम्राज्य था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, कुस्तुनतुनिया। तो बैजेंतिया साम्राज्य को ही क्या बोला जाता, कुस्तुनतुनिया। और बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था उसका जो बैजेंतिया साम्राज्य था कुस्तुनतुनिया, उस पर क्या हुआ, 1453 में तुर्की जो देश है, काला सागर के जस्ट अटैच जो देश है उसे क्या बोलते हैं, तुर्की देश। और इस तुर्की देश में एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा था, और उस साम्राज्य को हम क्या बोलते हैं, उस्मानिया साम्राज्य। वो उस्मानिया साम्राज्य एक बहुत बड़े सशक्त साम्राज्य के रूप में क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसकी वजह से उस्मानिया साम्राज्य ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, कुस्तुनतुनिया पर। जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया तो जो उस्मानिया साम्राज्य के लोग थे वो ज़्यादा क्या करने लगे, स्थल मार्ग के द्वारा जो व्यापार होता था उसमें बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न लगे, क्योंकि वो अपने अनुसार क्या करना चाहते थे, व्यापार को चलाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा करारोपण किया, और करारोपण करने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मुनाफा वसूल करना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से भारत एवं यूरोप के बीच जो स्थल मार्ग के द्वारा व्यापारिक संबंध था वो धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर जो दूसरा रास्ता था अरब के नियंत्रण में था, मतलब भारत और हिंद महासागर से होते हुए पारस की खाड़ी या भूमध्य सागर को क्रॉस करके यूरोप जैसे देशों में माल जो पहुंचाया जाता था वो नियंत्रण था किसके, अरब के निवासियों के नियंत्रण में था। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जब पहला स्थल मार्ग बंद हुआ तो फिर जो अरब के निवासी थे ये भी ज़्यादा बहुत मनमनाहे दाम पे रूप में क्या करने लगे, सामानों पर पैसा वसूलने लगे, जिसकी वजह से
ये भी मार्ग धीरे धीरे क्या हो गया, शिथिल हो गया व्यापारिक संबंध के दृष्टिकोण से। और फिर उसी समय क्या हो रहा था, जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हुआ तो उस समय यूरोप जैसे देशों में पुनः जागरण भी चल रहा था। पुनः जागरण का परिणाम ये था कि यूरोप जैसे देशों में नई नई वैज्ञानिक सोचों का, नए नए आविष्कारों का क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, नई नई जहाज़ें, नए नए यंत्रों का विकास हो रहा था, जिसकी सहायता के द्वारा वो लोग विभिन्न प्रकार के अभियान भेज रहे थे। विभिन्न प्रकार के देश पूरे विश्व में अभियान भेज रहे थे कि वो भारत को क्या करें, पुनः खोज कर निकालें। तो फिर क्या होता है कि स्पेन जो देश है पुर्तगाल से, यूरोप में स्पेन जो देश है पुर्तगाल से जुड़ा हुआ, तो स्पेन से एक अभियान भेजा जाता है किसकी खोज के लिए, भारत की खोज के लिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि एक अभियान भेजा जाता है किसके नेतृत्व में, कोलंबस के नेतृत्व में एक अभियान भेजा जाता है। तो कोलंबस स्पेन से निकलता है किसकी खोज के लिए, भारत की खोज के लिए निकलता है। और उसे आना था किस तरफ, दक्षिण अटलांटिक के पास, अटलांटिक। तो दक्षिण अटलांटिक से होते हुए हिंद महासागर को क्रॉस करके उसे क्या करना था, भारत को खोज कर निकालना था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम किसी रास्ते पर जाते हैं, यदि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो हम वहाँ पर आसानी से पहुँच नहीं पाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि स्पेन से जो अभियान भेजा गया कोलंबस के नेतृत्व में, कोलंबस स्पेन से तो निकला लेकिन वो दक्षिण अटलांटिक की ओर न आके कहाँ पहुँच जाता है, अमेरिका पहुँच जाता है। जब वो अमेरिका पहुँच जाता है तो फिर वहाँ अमेरिका भी इनके संज्ञान में आ जाता है, जिसकी वजह से फ्रांस एवं ब्रिटेन जैसे देश फिर आगे चलकर अमेरिका पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और विभिन्न प्रकार की कॉलोनियाँ वहाँ भी स्थापित कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुर्तगाल के जो निवासी थे वो कैसे दक्षिण अटलांटिक एवं हिंद महासागर को क्रॉस करके भारत पहुँचे थे। ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। क्या था कि फिर उसके बाद जब स्पेन से कोलंबस निकला, अमेरिका पहुंच गया, तो फिर स्पेन से जुड़ा हुआ जो देश है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल का एक प्रिंस था। हमने आपको बताया था कि पुर्तगाल का एक प्रिंस था जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रिंस हेनरी। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, प्रिंस हेनरी के नाम से जाना जाता है। ये पुर्तगाल का क्या था, एक प्रिंस था। और जो प्रिंस था, प्रिंस हेनरी, ये बहुत ज़्यादा भौगोलिक खोजों में क्या रखता था, दिलचस्पी रखता था, बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। मतलब कि नई नई चीज़ों के आविष्कार में क्या रखता था, रुचि रखता था कि नई नई चीज़ें से खोज कर जिससे आसानी से क्या किया जा सके, खोजा जा सके। तो ये क्या करता था, पुर्तगाल से बहुत सारे अभियान भेजता था। बहुत सारे अभियान इसलिए भेजता था क्योंकि इसे भारत जो देश है उसे क्या थी, तलाश थी। तो इसने क्या किया था कि कई सारे अभियान अफ्रीका के तटों पर भेज कर उसका क्या बनवाया था, मैप। ये जो अफ्रीका का तट है, इस तट पर कई सारे अभियान भेजकर उसने क्या किया था, एक मैप तैयार करवाया था। और मैप तैयार करवाने के बाद फिर क्या होता है कि 1487 में एक घटना घटती है। 1487 में एक घटना घटती है, एक अभियान भेजा जाता है। 1487 में एक अभियान निकलता है कहाँ, पुर्तगाल से। तो 1487 में एक अभियान भेजा जाता है किसके द्वारा, बार्थोलोमेव डियाज के नेतृत्व में। तो 1487 में कौन आता है, बार्थोलोमेव डियाज। तो बार्थोलोमेव डियाज 1487 में कहाँ से निकलता है, पुर्तगाल से। क्योंकि प्रिंस हेनरी ने मैप तैयार करवा लिया था और मैप तैयार करने की वजह से अब बार्थोलोमेव डियाज के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो उसी मैप के सहारे जो अफ्रीका के तट हैं वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर, इन्हीं तटों के किनारे किनारे कहाँ तक आता है, वो अफ्रीका के सबसे निचले वाले तट तक आता है, जिसे बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप मतलब कि मैक्सिमम दूरी तय करने वाला कौन था, मैक्सिमम दूरी तय करने वाला था बार्थोलोमेव डियाज। जब बार्थोलोमेव डियाज केप ऑफ गुड होप तक आता है तो फिर क्या होता है कि केप ऑफ गुड होप पर जब वो पहुंचता है तो केप ऑफ गुड होप एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर बहुत ज़्यादा तूफान, बहुत ज़्यादा कोहरा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज क्या थे, दिखाई दिए थे। और जिसकी वजह से बार्थोलोमेव डियाज ने उसका एक नाम दिया था, बार्थोलोमेव डियाज ने उसका एक नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म्स। क्या नाम दिया था, केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम दिया था किसने, बार्थोलोमेव डियाज ने। और बाद में वही केप ऑफ स्टॉर्म्स चेंज होके क्या हो गया, केप ऑफ गुड होप हो गया, जिसे बोला जाता है आशा का अंतरीप। आशा का अंतरीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तट पर
क्या होता है कि जहाज़ों को रोका जा सकता है। मतलब जो जहाज़ें आती हैं, पानी वाली जहाज़ें, उसे आसानी से यहाँ पर रोका जा सकता है, जहाज़ों का लंगर लगाया जा सकता है। और इसीलिए आशा का अंतरीप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक उम्मीद थी कि यहीं से हम हिंद महासागर को क्रॉस करके भारत को क्या करेंगे, खोज कर निकालेंगे। तो फिर उसके बाद एक घटना और घटी, किसमें, 1498 में। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, तो 1498 में एक घटना और घटती है और 1498 में एक अभियान और भेजा जाता है। 1498 में जो अभियान भेजा जाता है वो किसके नेतृत्व में था, वो था वास्को डिगामा के नेतृत्व में। 1498 में एक अभियान भेजा जाता है, वो किसके नेतृत्व में, वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकलता है किसके, भारत की खोज के लिए। और उसे अब बोला गया था कि अब आपको केप ऑफ गुड होप जो है उसे क्रॉस करके, हिंद महासागर को क्रॉस करके क्या करना है, भारत को खोज कर निकालना है। ये परमिशन किसे दी गई थी, वास्को डिगामा। जब ये अभियान भेजा गया था तो पुर्तगाल के यूरोप जो देश था उसके जो एक राजा थे, जानते रहे ना, उनके उपलक्ष्य में अभियान भेजा गया था। एमैनुअल प्रथम वहाँ के शासक थे। तो उन्होंने क्या किया था, 1498 में एक अभियान किसके नेतृत्व में, वास्को डिगामा के नेतृत्व में भेजा था। और उन्हें ये परमिशन दिया गया था कि अब आपको केप ऑफ गुड होप जो है उसे क्रॉस करके, हिंद महासागर को क्रॉस करके क्या करना है, भारत को खोज कर निकालना है, जिससे हम भारत एवं यूरोप के बीच पुनः व्यापारिक संबंध को क्या करें, स्थापित कर सकें। तो फिर क्या होता है, जब वास्को डिगामा यहाँ पुर्तगाल से जब निकलता है तो उसकी डेट याद रखे रहना, 1497 में। 1497 में निकलता है, ठीक है, ये निकलने की डेट यहाँ लिख देते हैं। और 1497 में निकलता है, 1498 में जाके वो क्या करता है, पहुँचता है। तो 1497 में निकला और निकलने पर क्या हुआ कि जब वो केप ऑफ गुड होप तक पहुँचा, केप ऑफ गुड होप तक, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन थी केप ऑफ गुड होप तक, क्योंकि प्रिंस हेनरी के द्वारा अफ्रीका के तटों का क्या किया गया था, मैप तैयार करवाया गया था। लेकिन उसके आगे, ठीक है, उसके आगे जो हिंद महासागर था उसको क्रॉस करना क्या था, एक प्रकार का चैलेंज था। चैलेंज ये था क्योंकि वास्को डिगामा के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यदि हम हिंद महासागर को क्रॉस करेंगे तो आगे भारत मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, अफ्रीका में वास्को डिगामा का एक पथ प्रदर्शक मिलता है। तो अफ्रीका में याद रखे रहना, तो अफ्रीका में वास्को डिगामा को एक पथ प्रदर्शक मिलता है। और उस प्रदर्शक का नाम हमने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या था, अब्दुल मनीक, जो एक प्रकार का क्या था, क्या नाम है, अब्दुल मनीक नाम था। और ये अब्दुल मनीक याद रखे रहना एक प्रकार का गुजराती व्यापारी था। गुजराती व्यापारी होने के साथ साथ मतलब जो व्यापारी होते हैं उनका व्यापारिक संबंध विभिन्न प्रकार के देशों से होता है। तो वो कभी ना कभी अरब एवं भारत का बीच जो व्यापारिक संबंध था उसके बीच आवागमन किया था, जिसकी वजह से उसे ये इन्फॉर्मेशन थी कि हिंद महासागर को अगर हम क्रॉस करेंगे तो आगे जाके भारत मिलेगा। जब वास्को डिगामा को अब्दुल मनीक से मुलाकात होती है तब अब्दुल मनीक उसे क्या करता है, रास्ता दिखाता है कि आप हिंद महासागर को जब आप क्रॉस करेंगे तो आगे जाके क्या मिलेगा, भारत मिलेगा। तो फिर क्या होता है कि इसकी सहायता के द्वारा वास्को डिगामा का अभियान यहाँ से आगे बढ़ता है केप ऑफ गुड होप से, ठीक है। तो जो मेडागास्कर द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह को क्रॉस करके, ठीक है, इसका अभियान आगे निकलता है और केन्या से होते हुए, मोजाम्बिक एंड केन्या से होते हुए और ये जाके पहुँचता है ये भारत के किस तट पर पहुँचता है, भारत के पश्चिमी तट पर पहुँचता है। तो पश्चिमी तट को उस समय जिस पर वास्को डिगामा पहुंचा था उसे जानते रहना, उस तट को हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट। तो वास्को डिगामा 1498 में वास्को डिगामा कहाँ पहुंचता है, मालाबार तट पर पहुंचता है, मालाबार तट। और मालाबार तट जानते रहना एक प्रकार का क्या था, बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जहाज़ें आया जाया करती थीं। जब अरब के बीच व्यापारिक संबंध था तो वहाँ पर जहाज़ें आके रुकती थीं और अरब एवं भारत के बीच क्या होता था, व्यापार होता था। तो मालाबार तट पर वास्को डिगामा 1498 में आके पहुँचता है, जिसे हम जानते रहना मालाबार तट को एक और नाम से जानते हैं जो कहाँ पर है, कालीकट में, ठीक है, वो केरल में है, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, कालीकट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कालीकट, ठीक है, जो एक प्रकार का बंदरगाह था, ठीक है। और इसी को कालीकट को वर्तमान समय में क्या बोला जाता है, कोझिकोड, वर्तमान समय में क्या बोलते हैं, कोझिकोड कहते हैं।
तो यहाँ पर वास्को डी गामा आके 1498 में पहुँचा था। तो फिर उसके बाद जब मालाबार तट पर वास्को डी गामा पहुँचा तो कालीकट और कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा। तो मालाबार के तट पर वहाँ एक स्थानीय शासक था जिसका नाम था जमोरिन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। एक शासक था जमोरिन। तो जमोरिन शासक जो था उसने क्या किया, वास्को डी गामा का क्या किया, भव्य स्वागत किया, क्योंकि ये एक हिंदू शासक था और हिंदू शासक होने की वजह से इसने क्या किया, वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद उसने बोला कि आप यूरोप के द्वारा भेजे गए एक प्रकार के क्या हैं, व्यापारी हैं और भारत एवं यूरोप के बीच आसानी से आप व्यापार संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि उस समय भारत को भी एक नए मार्ग की तलाश थी, क्योंकि अरब एवं भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध था, तो इस पर भारत पर सबसे ज़्यादा अधिकार देखा जाए व्यापार के संबंध में तो किसका था, अरब लोगों का था। तो अरब लोगों का काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप था, इसीलिए भारत के लोग भी चाहते थे कि कोई बाहर से आए और हमारे सामानों पर अधिक मूल्य देकर हमारे सामानों को ले जाए। ठीक है, जिसकी वजह से हमें अधिक मुनाफा मिले। तो इसीलिए जमोरिन शासक ने क्या किया, वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद जब वास्को डी गामा 1498 में आया, तो स्वागत जब उसका हुआ तब उसने कई चीज़ें वहाँ पर गौर की, कई चीज़ें उसने नोटिस किया कि जो अरब के जहाज़ें आती हैं व्यापार के संबंध में, उस पर बहुत ज़्यादा हथियार नहीं होते हैं, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा हथियार हैं, अगर देखा जाए तो वो व्यापार के दृष्टिकोण से ही आते हैं। तो इसीलिए वास्को डी गामा ने वहाँ पर कई चीज़ें नोटिस किया है। उन्होंने देखा कि यदि हिंद महासागर पर एक भारी नौसेना के द्वारा, मतलब एक ऐसी नौसेना, सशक्त नौसेना हो जो अरब के जहाज़ों पर अगर आक्रमण करे और आक्रमण करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले, तो यहाँ पर व्यापार को क्या किया जाता है, सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो ऐसी कई चीज़ें वास्को डी गामा के द्वारा क्या की गई थी, नोटिस की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया तो उस समय यूरोप में एक कंपनी की स्थापना हुई थी। उस कंपनी का नाम आप याद रखे रहना, एक कंपनी बनाई गई कहाँ, यूरोप में, इस्तादो द इंडिया। तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं, इस्तादो द इंडिया। तो एक कंपनी की स्थापना की गई 1498 में। तो जो 1498 में यूरोप के द्वारा कंपनी बनाई गई थी इस्तादो द इंडिया, उसका कई सारा मकसद था। मकसद पहला ये था, कई सारे उद्देश्य से पहला उद्देश्य ये था व्यापार, मतलब कि ये कंपनी इसीलिए बनाई गई थी कि भारत एवं यूरोप के बीच जो व्यापार है वो आसानी से क्या किया जा सके, चलाया जा सके। दूसरा उद्देश्य इनका ये था, दूसरा उद्देश्य था धार्मिक उद्देश्य। क्यों था, क्योंकि जब जो बैजेंतिया साम्राज्य था, जिसे कुस्तुनतुनिया कहते हैं, जब उस पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हुआ तो उस्मानिया साम्राज्य एक प्रकार का धार्मिक केंद्र था। धार्मिक केंद्र होने की वजह से उनके धर्म की काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी। काफ़ी ज़्यादा धर्म की हानि होने की वजह से जो ईसाई धर्म था उसकी काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी। हानि होने की वजह से वो लोग चाहते थे कि अब हम जब भारत को खोज कर निकाल चुके हैं तो क्यों ना हम अपने धार्मिक चीज़ों का प्रचार प्रसार जाके भारत में करें। तो दूसरा मकसद उनका क्या था, धार्मिक। और तीसरा मकसद ये था राजनीतिक। तीसरा मकसद राजनैतिक था। राजनैतिक मीन्स होता है कि राजनैतिक हस्तक्षेप मीन्स होता है किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाना। मतलब कि ये कंपनी 3 उद्देश्य से बनाई गई थी। पहला व्यापार के उद्देश्य से, दूसरा धार्मिक के उद्देश्य से, और तीसरा किसके उद्देश्य से बनाई गई थी, राजनीतिक के उद्देश्य से इस कंपनी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1498 में। फिर उसके बाद 1498 में क्या होता है कि 1498 के बाद एक अभियान और भेजा जाता है पुर्तगाल से 1500 में। तो 1500 में वास्को डी गामा जब आया था 1498 में, तो उसने क्या किया, कई सारी चीज़ें नोटिस की। और नोटिस करने के बाद पहली चीज़ ये नोटिस की कि वहाँ जो हिंद महासागर है, वहाँ के जो अरब के व्यापारी आके सामान ले जाते हैं या व्यापार करते हैं, जो जहाज़ें आती हैं उस पर बहुत ज़्यादा हथियार नहीं होते हैं। और यदि एक सशक्त नौसेना के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण किया जाए तो हम हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस करके वास्को डी गामा पुनः अपने क्या कर जाता है, देश लौट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1500 में एक अभियान और आता है। तो 1500 में जो अभियान आता है वो आता है किसके नेतृत्व में, पेड्रो अल्ब्रेज। तो पेड्रो अल्ब्रेज 1500 में पुनः पुर्तगाल से कहाँ आता है, भारत आता है। तो जब पेड्रो अल्ब्रेज पुनः
पुर्तगाल से भारत आता है तो वो अपने साथ 1 या 2 जहाज़ नहीं लेकर आया था, कम से कम 13 जहाज़ों को लेकर आया था, जो पूरी जहाज़ें नौसेना और उसके साथ साथ हथियारों से क्या थी, लैस थी। तो पेड्रो अल्वारेज का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अब हमें क्या करना है, हिंद महासागर पर कब्जा करना है, क्योंकि हिंद महासागर यदि हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो हम जिस प्रकार से चाहेंगे उसी प्रकार से भारत के बीच व्यापारिक संबंध को क्या करेंगे, आसानी से स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि जब यहाँ तुर्की जो देश था, तुर्की देश ने जब क्या किया, कुस्तुनतुनिया को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो भारी करारोपण की वजह से वो भी व्यापार के दृष्टिकोण से मार्ग बंद हो गया था। तो मैक्सिमम जो व्यापार होता था वो अरब के एवं हिंद महासागर से होते हुए होता था। तो फिर इसने क्या किया कि इसने ये नोटिस किया कि यदि हम हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो संपूर्ण जो व्यापारिक संबंध है भारत एवं हमारे बीच वो क्या हो जाएगा, एक बढ़िया से स्थापित हो जाएगा। और जिसकी वजह से ये होगा कि अरब के जो लोग ज़्यादा मनमनाही कर रहे हैं या ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कहाँ, व्यापार में, तो उस जो प्रॉब्लम है उसको भी आसानी से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो 1500 में जब पेड्रो अल्वारेज आया तो वो जो जहाज़ें लेकर आया था वो जहाज़ें नौसेना से और उसके साथ साथ हथियारों से पूरी क्या थी, लैस थी। तो पेड्रो अल्वारेज जब आया तो वो भारत जब पहुंचा तो कई शासकों से मिला, कोचीन के शासक से मिला, तो याद रखे रहेंगे कोचीन और उसके साथ साथ कन्नौर, ठीक है, कोचीन एवं कन्नौर के शासकों से जाकर मिला। तो कई सारे शासकों से मिला, तो कई सारे शासकों से मिलने पर परिणाम यही था कि वहाँ पर क्या होना, लड़ाइयाँ होना, झगड़ा होना। क्योंकि जब एक कई सारे शासकों से मिल रहा था तो वहाँ उस समय भारत में अरब लोगों का क्या था, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप ये था क्योंकि अरब के लोग चाहते थे कि हम ही, ठीक है, व्यापारिक संबंध भारत से स्थापित करें, कोई बाहर से आकर व्यापारिक संबंध स्थापित ना कर सके। तो इन लोगों ने क्या किया, अरब के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने लगे, जिसका परिणाम था लड़ाइयाँ होना या झगड़ा होना। तो फिर उसका परिणाम क्या निकला, तो पेड्रो अल्वारेज ने भारत में कब्जा ना करके उसने आक्रमण किया कहाँ, हिंद महासागर। तो अरब की जो जहाज़ें होती थी जो सामान को ले आने एवं ले जाने का कार्य करते थे, उसके ऊपर पेड्रो अल्वारेज की जो नौसेना थी उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने का परिणाम ये निकला कि यहाँ की जो जहाज़ के जो अरब के लोग थे वो क्या गए, हार गए। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना हथियार नहीं था। तो पेड्रो अल्वारेज ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद यहाँ अरब की जो एक जहाज़ें थी उसको जीत लिया। जीतने के बाद उसने भारत के शासकों को दान करके फिर पुनः वापस लौट गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1500 में, याद रखे रहना, कौन आता है, पेड्रो अल्वारेज आता है। और 1500 में पेड्रो अल्वारेज जब आता है तो कोचीन एवं कन्नौर जैसे शासकों से मिलता है। उसका एक ही मकसद था कि हमें हिंद महासागर पे क्या करना है, कब्जा करना है। तो उसने क्या किया, हिंद महासागर पर अटैक किया। अटैक करने के बाद जो अरब की जहाज़ें थी उसको अपने नियंत्रण में लेकर भारत को दान करके फिर वहाँ से चला गया। उसके बाद क्या होता है कि 1505 के बाद 1502 में पुनः, ठीक है, पुर्तगाल से कौन आता है, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा 1502 में पुनः पुर्तगाल से आता है कहाँ, भारत। तो अब वास्को डिगामा को ये दिया गया था कि अब आपको क्या करना है कि भारत में एक अपनी कोठी स्थापित करना है। तो 1502 में वास्को डिगामा आता है और 1503 में आप याद रखे रहेंगे वास्को डिगामा क्या करता है, एक कोठी का निर्माण करता है। वो कोठी जानते रहना कहाँ पे स्थापित करता है, कोचीन। तो कोचीन में 1503 में वास्को डिगामा एक कोठी का निर्माण करता है। वो कोठी जानते रहना किस मकसद से बनाई गई थी, व्यापारिक संबंध से बनाई गई थी। मतलब कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो सामान लेकर आएंगे तो वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा, फिर उन सामानों को यूरोप में क्या किया जाएगा, वहाँ से सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो मालाबार तट के पास कोचीन में उसने 1503 में क्या बनाई, एक कोठी का निर्माण किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब एक कोठी बन गई तो फिर वहाँ से वास्को डिगामा व्यापार करके पुनः अपने देश लौट गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1503 के बाद फिर एक अभियान और आता है 1505 में। तो 1505 में अब पुर्तगाल से एक गवर्नर आता है। गवर्नर को क्या बोलते हैं, वायसराय बोलते हैं। तो 1505 में पुर्तगाल से एक गवर्नर आता है कहाँ, भारत। और वो आता है, उसका नाम जानते रहना, 1505 में जो गवर्नर आता है उसे बोलते हैं, जानते रहना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखे रहेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में
कहाँ आता है, भारत में आता है। ये जानते रहना, एक प्रथम क्या था, प्रथम पुर्तगाली क्या था, गवर्नर था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था, तो याद रखे रहना 1505 में कौन आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आता है, 1505 में। ठीक है, तो जब 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में आता है तो इसने एक पॉलिसी का निर्माण किया था, तो याद रखे रहना। और ये 1505 में आता, 1509 तक रुकता है, तो ये भी याद रखे रहना। तो 1505 में जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है तो ये एक पॉलिसी बनाता है। उस पॉलिसी का नाम याद रखे रहना, उसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। उसका नाम क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये एक पॉलिसी बनाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी किसके लिए बनाई गई थी, हिंद महासागर के लिए, क्योंकि इन लोगों का पहला मकसद यही था कि हमें हिंद महासागर पर क्या करना है, कब्जा करना है। तो इसने क्या किया कि एक ब्लू वाटर पॉलिसी का निर्माण किया, और उस ब्लू वाटर पॉलिसी का नतीजा ये था कि हमें क्या करना है कि हिंद महासागर पर क्या करना है, कब्जा करना है। तो जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई, तो ब्लू वाटर पॉलिसी बनाने पर क्या होने लगा कि जो अरब के व्यापारी थे, अरब के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, टीका टिप्पणी करना प्रारंभ किया। और टीका टिप्पणी करने का परिणाम एक ही था कि अब क्या होना, लड़ाइयाँ होना। तो यहाँ जो देश है, तुर्की जैसे देश है, मिस्र है, उसके बाद भारत, ये गुजरात, ठीक है, मतलब कि कई शासक, ठीक है, आपस में मिलकर इसके ऊपर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के ऊपर क्या किए, आक्रमण किए। और आक्रमण करने का परिणाम ये हुआ कि ये लोग क्या गए, हार गए। हारने के परिणाम ये हुआ कि फिर जब ये लोग हार गए, लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद ये लोग क्या हुए, हार गए। तो हार होने के बाद अब हिंद महासागर क्या हो गया, इनके पूरे कब्जे में आ गए, किनके, पुर्तगालियों के। तो पुर्तगालियों के कब्जे में क्या आ गया, हिंद महासागर। और वो क्या बनाया गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखे रहना, एक ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई गई। और ब्लू वाटर पॉलिसी का मकसद यही था कि हमें हिंद महासागर पर क्या करना है, कब्जा करना है। तो जब हिंद महासागर पर कब्जा हो गया कि कौन कौन, याद रखे रहना, कौन कौन देश इन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से लड़े थे, तो याद रखे रहना, तुर्की देश था, और उसके पास प्लस गुजरात और प्लस उसके साथ साथ मिस्र। ठीक है, तो ये तीन देश के जो शासक थे, उन लोगों ने क्या किया, लड़ाइयाँ लड़ी, किससे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से लड़ाइयाँ लड़ने का एक ही नतीजा हुआ, क्योंकि इन लोगों के पास इतना हथियार नहीं थे। इन लोगों को ये नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन कभी आएगी। और उसका परिणाम यही निकला कि जो यूरोप में पुनः जागरण हुआ था, पुनः जागरण का परिणाम ये था कि वहाँ पर कई सारी तकनीकों का, कई सारे हथियारों का, कई सारे ऐसी चीज़ों का आविष्कार हुआ था जो अन्य देश उसके बारे में सोच नहीं सकते थे। तो उसका परिणाम एक ही था, परिणाम ये था कि जब इन लोगों ने आक्रमण किया तो उनके पास इतने हथियार नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोग क्या किए, इस लड़ाई में हार गए। जब इस लड़ाई में हार गए तो पूरा अधिकार हिंद महासागर पर किसका आ गया, पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर कब्जा आ गया। फिर उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वापस लौट जाता अपने देश। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से दूसरा गवर्नर आता है पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल से फिर आता है दूसरा गवर्नर, और दूसरा गवर्नर का नाम याद रखे रहना, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक है, तो दूसरा गवर्नर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक है, अल्बुकर। याद रखे रहना कि दूसरा, ये जानते रहना कौन था दूसरा गवर्नर, कहाँ, पुर्तगाल का। दूसरा गवर्नर था पुर्तगाल का अल्फांसो डी अल्बुकर। तो जब अल्फांसो डी अल्बुकर दूसरा गवर्नर भारत आता है तो वो कई सारे मकसद से आता है, और उसने कई सारे योगदान भारत को दिए थे। तो जब अल्फांसो डी अल्बुकर भारत आता है, ठीक है, और इसी को जानते रहना, अल्फांसो डी अल्बुकर को याद रखे रहना, इसे बोलते हैं पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। इसे क्या बोलते हैं, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसलिए इसे कहा जाता है
क्योंकि इसने यहाँ पर जो ये जो पश्चिमी वाला तट है भारत का, वहाँ पर एक शहर था जिसे बोलते हैं बीजापुर। तो याद रखे रहना, उसने किसको हासिल किया था? बीजापुर शहर को। ठीक है, तो उसने लड़ाई के द्वारा क्या किया? बीजापुर को अपने कंट्रोल में ले लिया, जो गोवा के पास था। तो गोवा के पास जानते रहना बीजापुर था, बीजापुर, और बीजापुर को क्या कर लिया? उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम बार कोई पुर्तगाली, ठीक है, वायसराय अथवा कोई पुर्तगाली, ठीक है, गवर्नर, वो पहली बार अपना मतलब अपनी लड़ाई के दम पर एक क्षेत्र को जीता था, और वो क्षेत्र कौन था? गोवा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर ने जब गोवा को जीत लिया, तो गोवा को जीतने के बाद, ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और इसने याद रखे रहना, जो बीजापुर के एक शासक थे, किससे जीता था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बीजापुर के एक शासक थे, उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। तो उनका नाम भी आप याद रखे रहेंगे, यूसुफ आदिल शाह। तो उनका नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह था। तो यूसुफ आदिल शाह से इसने क्या किया था? जीत लिया था। और जीतने के बाद ये हुआ कि जो कोचीन में उनकी कोठी थी, तो वो कोचीन की कोठी कहाँ लाके बनाई गई? यहाँ बनाई गई, बीजापुर अथवा गोवा में। मतलब कि अब जितना भी आयात निर्यात किया जा सकेगा, वो कहाँ से किया जा सकेगा? गोवा से किया जा सकेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अल्फांसो डी अल्बुकर ने और भी योगदान दिया। उसने एक नीति का निर्माण किया, और उस नीति का नाम आप याद रखे रहना। तो उस नीति का नाम क्या था? विवाह नीति। इसीलिए, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर को वास्तविक क्या बोला जाता है? पुर्तगाल का संस्थापक कहा जाता है। इसने एक विवाह नीति बनाई थी, और उस विवाह नीति की स्थापना की थी। उस विवाह नीति का परिणाम ये था कि मतलब उस समय क्या था कि अगर आप पिछले समय में जाएंगे, तो जो भारत की स्त्रियां थी, मतलब जो विधवा स्त्रियां थी, भारत की जो विधवा स्त्रियां थी, उन्हें विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो यहीं से देखा जाता है कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर है, इसने क्या किया था? सती प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। तो ये भारत के लिए एक योगदान था। लेकिन सती प्रथा समाप्त करने के साथ साथ ये अपने फ़ायदे के लिए किया था, क्योंकि ये चाहता था कि जो विवाह नीति इसलिए बनाया था क्योंकि जो पुर्तगाल एक बहुत छोटा देश है। पुर्तगाल छोटा देश होने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो भारत आकर भारत की स्त्रियों से क्या करें? विवाह करें। जब भारत की स्त्रियों से वो विवाह करेंगे, तब वहाँ जो उनके बच्चे होंगे, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। और दूसरा रिजल्ट ये होगा कि जब हम वहाँ की स्त्रियों से विवाह करेंगे, जब व्यापार करेंगे, तो वहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी कोई नहीं करेगा, कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पहला कारण ये था इनका विवाह नीति स्थापित करने का। पहला कारण ये था कि जनसंख्या में वृद्धि करना, और दूसरा कारण ये था कि दूसरा इनका उद्देश्य ये था कि कोई इनके व्यापार में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के ये लोग क्या कहलाएंगे? रिश्तेदार कहलाएंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होगी। जैसे चाहेंगे वैसे व्यापार को क्या करेंगे। तो कई सारी चीज़ें अल्फांसो डी अल्बुकर ने किया था, इसीलिए इसे वास्तविक क्या बोला जाता है? पुर्तगाल का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और 1510 में इसने क्या किया था? याद रखे रहना, 1510 में गोवा में क्या किया था? कब्जा किया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। डेट 1510 में इसने किसको प्राप्त किया था? गोवा को। और उसके साथ साथ 1510 के बाद 1511 में इसने किसको प्राप्त किया? मलक्का को। मतलब मलक्का को भी जीत लिया। ठीक है, 1511 में। और उसके बाद 1515 में याद रखे रहना, 1515 में हरमुज जो जल संधि है, हरमुज जल संधि है, इसको भी इसने क्या किया था? अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इतने सारे जानते रहना, ठीक है, योगदान दिया था अल्फांसो डी अल्बुकर ने, इसीलिए इसे पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जब इन सब चीज़ों को इसने क्या किया? प्राप्त करने के बाद इसने कई जगह पर कोठियों का निर्माण किया। तो याद रखे रहना कहाँ कहाँ कोठी बनाई गई थी, ये भी आप याद रखे रहना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोठी बहुत सारे जगह बनाई गई थी। पहला कोठी मैंने बताया था कन्नौर में,
कन्नौर, उसके बाद फिर कोचीन में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की थी, कन्नौर, कोचीन, और उसके साथ साथ दमन में अपनी कोठी बनाई। फिर उसके बाद दीव में अपनी कोठी बनाई, दमन दीव हो गया। उसके बाद और हुगली में भी इन्होंने अपनी कोठी बनाई थी, हुगली के साथ साथ इन्होंने और भी कोठी बनाई थी। गोवा में तो जीता ही था, गोवा में कोठी स्थापित की थी, गोवा हो गया। उसके साथ साथ मद्रास में भी अपनी कोठी बनाई, और मद्रास के साथ साथ याद रखे रहना हरमूज, मद्रास के साथ साथ हरमूज में भी इन्होंने अपनी कोठी बनाई। ठीक है, मद्रास के साथ साथ इन्होंने कहाँ बनाई? हरमूज, और उसके साथ साथ बॉम्बे में भी इन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की। तो याद रखे रहना, पुर्तगालियों ने इतनी जगहों पर क्या किया था? अपनी कोठी स्थापित किया था। कौन कौन कोठी थी? कन्नौर था, कन्नौर के साथ साथ क्या था? कोचीन के साथ साथ याद रखे रहना दमन के साथ दीव के साथ हुगली के साथ गोवा के साथ क्या था? मद्रास के साथ था हरमूज के साथ क्या था? बॉम्बे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया? कोठियाँ बनाई, और कोठियाँ बनाने के बाद पुनः फिर वो कहाँ लौट गया? अपने देश में। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर वहाँ से एक गवर्नर और आता है, और वो जानते रहना तीसरा गवर्नर था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बहुत सारा योगदान दिया था, जिसकी वजह से इसे पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ? तीसरा गवर्नर आया पुर्तगाल से। तो तीसरा गवर्नर आप याद रखे रहेंगे, उसका तीसरा गवर्नर जो पुर्तगाल से आया था उसका नाम क्या था? नीनो डी कुन्हा। कौन आया? नीनो डी कुन्हा आया, जो पुर्तगाल का क्या था? पुर्तगाल का तीसरा क्या था? गवर्नर। तो याद रखे रहे, पुर्तगाल का ये तीसरा गवर्नर था, नीनो डी कुन्हा। तो तीसरा जो गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, ठीक है, तो जब ये आया, ठीक है, तो इसने क्या किया? क्योंकि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था तो उसने किसके ऊपर अधिकार किया था? गोवा पर। तो गोवा पर अधिकार जब अल्फांसो डी, ठीक है, इसने अल्बुकर्क ने किया, तो जब ये आया तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा, तो इन्होंने क्या किया कि कोचीन जो व्यापार के लिए बनाया गया था, इनका ठिकाना जो व्यापार का था वो पहले कोचीन था। तो कोचीन से फिर इसने स्थापित किया कहाँ पर? गोवा पर, क्योंकि गोवा पर तो अधिकारी लोगों का हो गया, क्योंकि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था तभी उसने गोवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जब नीनो डी कुन्हा आया तो उसने क्या किया? कोचीन में जो कोठी थी, व्यापारिक कोठी थी, उससे कहाँ स्थापित कर दिया? गोवा में स्थापित कर दिया। और फिर उनका व्यापार कहाँ से होने लगा? गोवा से होने लगा। तो ये किसने किया था? नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है, तो नीनो डी कुन्हा ने ये इतना किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर इन्होंने 1500, याद रखे रहना 1535, तो 1535 डेट याद रखे रहना। 1535 में इन्होंने किसके ऊपर? दीव पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो 1535 में दीव पर भी अधिकार कर लिया। और उसके साथ साथ याद रखे रहना 1559 में, तो 1559 में याद रखे रहना दमन पर भी इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो कई जगहों पर इन्होंने अधिकार प्राप्त किया। 1535 में दीव पर अधिकार किया, और उसके बाद 1500, याद रखे रहना कब? 1559 में दमन पर अधिकार किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखे रहना। और उसके साथ साथ याद रखे रहना एक चीज़ें और, क्योंकि जब वास्को डिगामा आया था तो 1524 में फिर से वास्को डिगामा आया था, ये भी याद रखे रहेंगे। 1524 में पुनः वास्को डिगामा आया था। तो 1524 में जब वास्को डिगामा पुनः आया था, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1524 में जब वास्को डिगामा आया था, तो वो वही डेट है जब हमारे भारत में एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा था, जिसे बोलते थे मुग़ल साम्राज्य। मतलब कि अब हमारे भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, मतलब धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य की क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। तो ये आप याद रखे रहेंगे। 1535 में दीव पर अधिकार हुआ, और 1559 में किस पर अधिकार हुआ? दमन पर अधिकार हुआ। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये जो गवर्नर आया था फिर कहाँ से? भारत से पुनः पुर्तगाल लौट गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर चौथा गवर्नर पुर्तगाल से आया, तो पुर्तगाल से फिर उसके बाद कौन आता है? चौथा गवर्नर पुर्तगाल से अब कौन आता है? चौथा गवर्नर अथवा वायसराय। तो पुर्तगाल का फिर चौथा गवर्नर आता है,
और उस चौथे गवर्नर का नाम आप याद रखे रहना, क्या है, अल्फांसो डी सूजा। तो उसका नाम क्या था, अल्फांसो डी सूजा। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, अल्फांसो डी सूजा। ठीक है, तो चौथा गवर्नर था अल्फांसो। ठीक है, अल्फांसो डी सूजा नाम है, इसका नाम क्या था, अल्फांसो डी सूजा। ठीक है, तो ये पुर्तगाल का अल्फांसो डी सूजा, ये क्या था, भारत का चौथा गवर्नर। तो भारत का नहीं, पुर्तगाल का चौथा गवर्नर था अल्फांसो डी सूजा। जब अल्फांसो डी सूजा आया था चौथा गवर्नर, याद रखिए ना, इन्हीं के साथ एक धर्मगुरु भी आए थे, और उस धर्मगुरु का नाम याद रखे रहना, सेंट जेवियर। क्या नाम था उन धर्मगुरु का, उन धर्मगुरु का नाम था सेंट जेवियर। उन धर्मगुरु का क्या नाम था, सेंट जेवियर था, और वो एक प्रकार के क्या थे, धर्मगुरु थे। वो इसलिए इस मकसद से आए थे क्योंकि अब उन्हें क्या करना था, भारत में ईसाई धर्म का क्या करना था, प्रचार प्रसार करना था। तो जब तुर्की जैसे देशों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ, तो वहाँ के जो धर्मगुरु थे वो सब माइग्रेट करके कहाँ पहुँचे, यूरोप भाग गए। और यूरोप भागने के बाद फिर उन लोगों ने वहाँ पर अपने धर्म को क्या किया, प्रचार प्रसार किया। जब वही लोग यूरोप से आए भारत, फिर उन लोगों के जो धर्म की हानि हुई थी, वो लोग चाहते थे कि जब हमने एक नए मार्ग के द्वारा भारत को खोज कर निकाला है, तो क्यों ना हम अपने धर्म का भी यहाँ पर प्रचार प्रसार करें और अपने धर्मों से विभिन्न प्रकार के लोगों को जोड़ें। और जोड़ने का यही परिणाम था, क्योंकि जब हम विभिन्न प्रकार के धर्मों को जोड़ेंगे, धर्मों से, हमारे धर्मों से कई सारे लोग जब भारत के जुड़ेंगे, तो फिर हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे और फिर उसके साथ साथ उनके साथ व्यापार भी करेंगे। ठीक है, तो ये अल्फांसो डी सूजा जब आया तो सेंट जेवियर को भी अपने साथ लेके आया था, जो एक धर्मगुरु थे। वो क्या कर रहे थे, जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो याद रखे रहना, तो फिर जब ये गवर्नर आया चौथा अल्फांसो डी सूजा, तो इसने याद रखे रहना एक परमिट प्रणाली की स्थापना की, एक परमिट प्रणाली, क्योंकि कई जगहों पर इनका अधिकार हो चुका था। जब कई जगहों पर इनका अधिकार हो चुका था, तो अब इसने क्या बनाया, एक परमिट प्रणाली बनाया। ये परमिट प्रणाली किस लिए बनाई गई थी, हिंद महासागर के लिए बनाई गई थी, कि यदि हिंद महासागर के द्वारा कोई देश व्यापार करेगा तो उसे एक प्रकार की परमिट लेनी पड़ेगी। और उस परमिट प्रणाली का नाम याद रखे रहना, क्या था, कार्टेज। उस परमिट प्रणाली को क्या बोला जाता है, उस परमिट प्रणाली को बोला जाता है, याद रखे रहना, कार्टेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कार्टेज। उस परमिट प्रणाली को क्या बोला जाता है, कार्टेज कहा जाता है। ये किसने निर्माण किया था, अल्फांसो डी सूजा ने, जो सेंट जेवियर को लेकर भारत में आया था धार्मिक प्रचार के लिए। तो इसने एक प्रणाली बनाई, कार्टेज प्रणाली। और कार्टेज प्रणाली का मकसद ये था कि जब ये कार्टेज प्रणाली सबको अलाउ था, मतलब सबको लेना पड़ता था, जो हिंद महासागर के द्वारा क्या करता था, व्यापार करता था अन्य देशों के साथ। तो अब ये कार्टेज प्रणाली क्यों बनाई गई थी, क्योंकि कार्टेज प्रणाली इसलिए बनाई गई थी कि यदि हिंद महासागर के द्वारा कोई देश व्यापार करेगा तो उसे इस कार्टेज को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और ये कार्टेज करता क्या था, क्यों बनाया गया था, ये कार्टेज इसलिए बनाया गया था क्योंकि हिंद महासागर में किसका कब्जा था, पुर्तगाल का। मतलब पुर्तगाल के जो लोग थे वो हिंद महासागर पर पूरा कब्जा किए थे। और पूरा कब्जा करने का परिणाम यही था कि यदि आप कार्टेज नहीं लेते हैं तो आपकी जहाज़ें हिंद महासागर को पार करके अन्य देशों में नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसका परिणाम यही था कि अब आपको कार्टेज लेकर व्यापारिक संबंध करना था। और अगर यदि कोई कार्टेज नहीं लेता था, तो ये जो पुर्तगाल की नौसेना थी यहाँ पर हिंद महासागर में, ये क्या करती थी, अटैक कर देती थी। अटैक करने पर परिणाम ये निकलता था, उन जहाज़ों के लोग क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। मतलब कि इनका ये जो स्वाभाविक नेचर था, एक प्रकार के डाकुओं के समान हो गया था, कि ये लोग डाकू की तरह बिहेवियर कर रहे थे हिंद महासागर में। यदि कोई कार्टेज लेकर नहीं आता था, तो उससे परमिट नहीं लेकर आता था, तो ये लोग क्या करते थे, उसके ऊपर आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के बाद सामान्य अन्य चीज़ें ये लोग क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। ठीक है, तो इसीलिए कार्टेज प्रणाली अल्फांसो डी सूजा ने बनाई थी। और ये प्रणाली जब कोई ये जो कार्टेज जो परमिट था, जब कोई इसे दिखा देता था, तो ये लोग क्या करते थे, उसे आसानी से
जाने देते थे। इसका मतलब इन लोगों का मकसद यही था कि बिना हम कार्टेज के द्वारा किसी भी जहाज़ को, ठीक है, भारत से अन्य देशों में जाने नहीं देंगे। और यहाँ तक कि जो मुग़ल शासक थे हमारे भारत में, वो भी कार्टेज को क्या करते थे, खरीदते थे। भले ही उस कार्टेज का रुपये वो लोग नहीं देते थे, लेकिन उनको भी कार्टेज लेना पड़ता था, जिसकी वजह से वो हिंद महासागर को क्रॉस करेंगे और वो व्यापार क्या करेंगे, आसानी से चला सकेंगे। तो ये सारे प्रणाली किसने शुरुआत की थी? अल्फांसो डी सूजा ने। तो अल्फांसो डी सूजा ने क्या किया था, ये प्रणाली चलाया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब अल्फांसो डी सूजा आया था हमारे भारत में, तो उसने कई सारे योगदान दिए। तो योगदान में जानते रहना, कई सारे योगदान भारत में दिए, और उन योगदान में याद रखे रहना, अल्फांसो डी सूजा ने सर्वप्रथम क्या किया था कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जानते रहना, प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फांसो डी सूजा ने, ठीक है। तो अल्फांसो डी सूजा ने सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, की स्थापना की। और ये कब किया? 1556 में। तो याद रखे रहना, 1556 में अल्फांसो डी सूजा ने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया। कहाँ? गोवा में, क्योंकि गोवा उनके अधिकार में था। तो गोवा में इन्होंने क्या किया कि एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया, और उसी प्रिंटिंग प्रेस की मदद से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने धार्मिक चीज़ों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार पुर्तगाल यूरोप में पहले से हो गया था, क्योंकि वहाँ पर पुनः जागरण हो रहा था, वहाँ पर वैज्ञानिक सोचों का डेवलपमेंट हो रहा था, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा था। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस जानते रहना कहाँ पे आया, स्थापित किया गया गोवा में। और ये किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। कब किया गया था? 1556 में। ये डेट आप याद रखे रहेंगे। और उसके बाद याद रखे रहना कि पुर्तगाल से कई सारे योगदान और भी दिए गए थे, कई सारे फसलें लाई गई थी। उन फसलों का भी आप नाम याद रखे रहना। कई सारे फसलें पुर्तगाल से या अन्य देशों से आए थे, लेकिन उसे पुर्तगाली ही लेके आए थे हमारे भारत में। तो वो चीज़ें क्या क्या थी? वो लोग आलू को लेकर आए थे, ठीक है, आलू को। उसके साथ साथ गन्ना को भी लेकर आए थे। और आलू गन्ना के साथ साथ याद रखे रहना और भी चीज़ें पुर्तगाली भारत में लेके आए थे। वो ज़रूरी नहीं कि वो पुर्तगाल से ही लेके आए थे, अन्य देशों से भी आए थे, क्योंकि पूरे ग्लोब पर, पूरे विश्व में इन लोगों का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था, सबसे ज़्यादा अधिकार था। क्योंकि अगर आप किसी भी द्वीप समूह पर जाएंगे तो इनका सबसे ज़्यादा अधिकार होगा, क्योंकि इनके पास संसाधन थे। संसाधन के साथ साथ नई नई तकनीकों का डेवलपमेंट था, जिसकी वजह से ये नए नए देशों को क्या कर रहे थे? खोज रहे थे। तो समझ में आया? तो ये आलू, उसके साथ साथ क्या होता है? गन्ना, और गन्ने के साथ साथ तंबाकू, उसके साथ साथ लाल मिर्च, और लाल मिर्च के साथ साथ ये लोग पपीता। तो मतलब इन सारे फसलों को ये लोग क्या किए थे? पुर्तगालियों ने भारत में लेकर आए थे, और फिर भारत के लोगों को इससे क्या कराया? जागरूक कराया, जो आज हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सब किसका योगदान था? ये योगदान था पुर्तगालियों का। और उसके साथ साथ जानते रहना, आर्किटेक्चर में अगर बात किया जाए, आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में इन लोगों ने एक शैली लेके आई थी। तो उस शैली का नाम आप याद रखे रहेंगे, उसे बोला जाता है गोथिक शैली। क्या बोला जाता है? गोथिक शैली। क्या बोला जाता है? गोथिक शैली। तो गोथिक शैली जानते रहना कौन सी शैली थी? ये एक प्रकार के भवन निर्माण की शैली थी। मतलब कि जितने भी आप देख रहे हैं हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के प्राचीन स्थल हैं, जो प्राचीन इमारतें बनी हैं, जो विभिन्न प्रकार के भवन बने हैं, वो जानते रहना गोथिक शैली की वजह से बने हैं, क्योंकि गोथिक शैली भवन के निर्माण की एक प्रकार की शैली थी, एक कला थी। तो ये सब कौन लेके आए थे? पुर्तगाली। कहाँ? हमारे भारत में। तो इतनी चीज़ों का जानते रहना, इतनी चीज़ों का योगदान पुर्तगाली हमारे भारत में क्या किए थे? दिए थे। तो याद रखे रहना। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कारण थे जिसकी वजह से पुर्तगालियों को क्या करना पड़ा? भारत को छोड़कर जाना पड़ा। पुर्तगालियों को छोड़कर जाने का सबसे बड़ा कारण ये था धार्मिक कारण, क्योंकि ये लोग धार्मिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने
भारत में धार्मिक चीज़ों का प्रचार प्रसार किया, लोगों को अपने दबाव में लेना प्रारंभ किया, तब जाके यहीं से पुर्तगालियों के विनाश का कारण धीरे धीरे बनना प्रारंभ हुआ। और उस समय जानते रहना भारत में मुग़ल सत्ता भी स्थापित होना प्रारंभ हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर भारत में जब मुग़ल सत्ता की स्थापना होना प्रारंभ हो गई थी, तो फिर मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा था और इन लोगों ने धार्मिक की वजह से, ठीक है, धार्मिक की वजह से भारत में धीरे धीरे क्या होते गए, फेल होते चले गए। क्योंकि किसी भी इंसान को यदि आप दबाव डालकर उसे उसी धर्म में लाना चाहते हो, तो वो इंसान आने वाले समय में कभी न कभी आपका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसी विरोध की जड़ थी, मतलब धार्मिक जो इन लोगों ने ले आके भारत में प्रचार प्रसार किया था, सबसे बड़ा कारण यही था कि पुर्तगालियों को पुनः छोड़कर भारत को जाना पड़ा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रेंड्स समझ चुके हैं कि कैसे हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के पुर्तगाली आए और उन लोगों ने कहाँ कहाँ पर अपनी कोठियाँ बनाए, किस सन में आए, तो ये सब चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। और उसके साथ साथ हमने इन लोगों का कुछ योगदान भी देखा। सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया, ये पुर्तगालियों की देन है। कई सारे फसलें पुर्तगाली लेके आए, जिसमें हमने गन्ना देखा, आलू देखा, लाल मिर्च देखा, पपीता देखा। ये पुर्तगाल से ही नहीं, कई अन्य देशों से भी लेके आए थे, लेकिन हमारे भारत में सर्वप्रथम किसने लेके आया था, पुर्तगालियों ने। तो ये कई सारे योगदान, ठीक है, पुर्तगालियों ने हमारे भारत में दिया। उसके साथ साथ ये भी हमने देखा था कि सती प्रथा को समाप्त करने के भी इन लोगों ने प्रयास किया। भले ही इनका मकसद अपना लाभ रहा होगा, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास यही था कि जो हमारे भारत में विधवाएं महिला थीं, उन्हें पहले विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो इन लोगों ने यही प्रयास किया कि जो पुर्तगाल के लोग हैं, इन महिलाओं से विवाह करें, क्योंकि इन्हें कोई टिकट टिप्पणी, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और इनका मकसद ये था कि हमें किसी तरह से भारत पर कब्जा करना, चाहे हमें विधवा महिला से विवाह करना पड़े, चाहे अन्य महिला से क्या करना पड़े, विवाह करना पड़े। तो जो ये नीति इन लोगों ने बनाए थे, ये नीति सफल भी हुई और उसके साथ साथ इनकी जनसंख्या बढ़ी। ये लोग पूरे भारत पर कब्जा किए, कई जगह कोठियाँ बनाई और कई जगह कोठियाँ बनाने के साथ साथ इन लोगों ने कई सालों तक क्या किया, भारत पर राज्य किया। और राज्य करने के बाद, ठीक है, भारत की जो वस्तुएं होती, सामान होती थी, वो यूरोप में क्या किया जाता, भेजा जाता, अन्य देशों में सप्लाई किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में क्या किया, डिस्कस किया। और हमने ये भी बताया कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से पुर्तगालियों को यहाँ से जाना पड़ा। तो हमने बता दिया था कि पुर्तगालियों को जाने का सबसे बड़ा कारण था कि धार्मिक चीज़ों का ज़्यादा प्रचार प्रसार करना। तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण धार्मिक था इनका। तो और उसके साथ साथ ये भी हम समझते हैं कि अब जब इतना समय बीतता गया, तो फिर स्पेन जैसे जो देश हैं, वो देश जानते रहना किसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, पुर्तगाल पर कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद फिर उसके आगे जो प्रोसेस होती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहना। जितनी चीज़ें हमने आपको बताया है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।